नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इसका जो काम है, 3 काम करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है। पहला होता है एंटी पायरेटिक एक्शन, दूसरा होता है एंटी एनाल्जेसिक, तीसरा होता है एंटी इंफ्लेमेटरी। तो ये ड्रग्स दी जाती है, ये 3 में से कोई भी अगर प्रॉब्लम है पेशेंट को तो। अब इसकी थोड़ी बहुत पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते हैं, बेसिक्स डिटेल में नहीं समझेंगे उसको। बेसिक्स ये रहता है कि बॉडी में एंजाइम रहता है अरेकिडोनिक एसिड। ये अरेकिडोनिक एसिड से बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन। इन दोनों के लिए बनने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, वो होता है साइक्लोऑक्सीजनेज। इसी को बोलते हैं कॉक्स। तो ये कॉक्स जो है ना 3 टाइप का होता है, कॉक्स 1, कॉक्स 2 और कॉक्स 3। कॉक्स 3 जो है ये ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉक्स 1 जो है ये गैस्ट्रिक रीनल म्यूकोजा में पाया जाता है। यहाँ की रीनल म्यूकोजा से ये नॉर्मल फंक्शनिंग करता है। नॉर्मली हमने जब गैस्ट्रिक अल्सर पढ़ाया था तो हमने पढ़ाया था जो गैस्ट्रिक की जो वॉल है, इस वॉल के अंदर एक प्रोस्टाग्लैंडिन की लेयर होती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन की लेयर गैस्ट्रिक को अल्सर होने से बचाती है। ऐसे किडनी में भी है, किडनी में भी प्रोस्टाग्लैंडिन की लेयर होती है, ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कॉक्स 2 जो है ये इंफ्लामेटरी सेल्स से निकलता है ना। ये मेनली पैथोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कॉक्स 2, जो कि अगर ये इंफ्लामेटरी सेल्स से निकलेगा तो अरेकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा बनेगा। ये ज्यादा बनेगा तो ये यहाँ के थ्रोम्बोक्सिन A2 इन सबको एक्टिवेट करा के, इंटरल्यूकिन को एक्टिवेट करा के इंफ्लामेटरी कैस्केड बढ़ाएगा और इंफ्लेमेशन पैदा कर देगा। ये तो ये नॉर्मल बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है। इसी के हिसाब से अपन है ना जो एनसाइड्स है उनको क्लासिफाई करते हैं। एक होता है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, एक होता है प्रीफरेंशियली कॉक्स 2 इनहिबिटर और एक होता है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। जो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है, ज्यादातर अपन कॉमनली ड्रग्स यूज करते हैं। सबसे मेन उसमें एस्पिरिन, एस्पिरिन के अलावा इंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, यही कॉमनली ये ड्रग्स अपन यूज करते हैं जो कि नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर में होती हैं। ये जितनी भी नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है इनका साइड इफेक्ट क्या होगा पता ही, क्योंकि नॉन सिलेक्टिव है तो कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3 तीनों को इनहिबिट करेंगे। तो इनका बेसिकली साइड इफेक्ट जो उससे रिलेटेड होंगे, जो कि कॉक्स 1 और कॉक्स 3 नॉर्मल एक्शन कर रही है, वो नॉर्मल एक्शन को भी इनहिबिट कर देगी। प्रेफरेंशियली कॉक्स 2 है कि ये मेनली तो कॉक्स 2 में है, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट कॉक्स 1 और कॉक्स 2 में आती है। इसमें आते हैं कौन से, हाँ यहाँ पे ड्रग भूल गए नाम, नेप्रोक्सेन, ये न्यूमोसाइड, ठीक। और सिलेक्टिव कॉक्स सिस्टम में सेलिकॉक्सिब और अपन जो यूज करते हैं एटोरिकॉक्सिब। तो जो सेलिकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब, इनका मेनली जो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कम होते हैं और मेनली कॉक्स 2 में इन्हिबिट करेगी तो मेनली जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है उन्हीं पे काम करेगी। तो गैस्ट्रिक को जो ब्रेन से रिलेटेड साइड इफेक्ट है वो कम होंगे, इसमें थोड़े कम होंगे, इनमें मिलेंगे। इसलिए अपन को अगर कोई ऐसे पेशेंट हो जिससे गैस्ट्रिक या फिर रीनल कंप्रोमाइज पेशेंट है, गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट है, उनमें अपन ये नहीं देंगे, उनमें अपन ये देंगे। और आजकल प्रेफरेंसली यही यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी हैं जिनका अदर क्लासिफिकेशन में आता है, उसमें आ जाते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का एक स्पेशल इफेक्ट रहता है कि पैरासीटामोल का एंटीपायरेटिक और एनाल जैसी एक्शन होता है, लेकिन एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन बहुत हाई डोज पे ही होता है। ये जो जितनी भी है एनसैड्स हैं ये लिवर से मेटाबोलाइज होती है और किडनी से एक्सक्रीट होती है। तो लिवर और किडनी दोनों के फंक्शन इसमें नॉर्मल होने चाहिए। अगर लिवर के फंक्शन भी डिरेंज है या फिर किडनी फंक्शन डिरेंज है तो दोनों में कंट्रा इंडिकेटेड होगी, क्योंकि लिवर से मेटाबोलाइज होगी और लिवर टॉक्सिसिटी भी कराती है, किडनी टॉक्सिसिटी भी कराती है, ये जितनी भी एनसैड्स हैं। पैथोफिजियोलॉजी समझ ली, क्लासिफिकेशन समझ लिया, यही ड्रग यूज करते हैं। इसके अलावा अपन कोई भी ड्रग यूज नहीं करते हैं एनसैड्स में।
इंडिकेशन क्या होंगे? इंडिकेशन पता ही है अपन को। इंडिकेशन अब मेनली अगर अपने पास सिलेक्टिव कॉक्स 2 इन्हिबिटर है तो अपन वही यूज करेंगे। तो ज्यादातर केस में अपन इटोरिकॉक्सिब भी यूज करेंगे। किस किस केस में इटोरिकॉक्सिब यूज नहीं करना है, अदर एनसाइड यूज करने हैं? पहला हेडेक, जब पेशेंट को हेडेक हो रहा है तो हेडेक के लिए स्पेशली ड्रग्स हैं, वो है अपने डिस्प्रिन जो कि इकोस्प्रिन नाम से आती है, इकोस्प्रिन है जो डिस्प्रिन नाम से आती है ना। जो सर अपन ब्लड थिनर के उसमें यूज करते वो ही? हाँ ना, उसका है इसमें भी काम है? इसका एंटी प्लेटलेट काम भी होता है इसका डिस्प्रिन के अलावा, है ना। डिस्प्रिन अपन उसमें भी तो देते हैं, एक्यूट एमआई जो है ना, एक्यूट एमआई वाले पेशेंट को भी डिस्प्रिन दिए देते हैं भैया। अपने पास अवेलेबल है इकोस्प्रिन, इसलिए इकोस्प्रिन दे देते हैं। लेकिन जैसे कहीं बाहर गाँव में है तो उसको डिस्प्रिन ही दी जाती है। तो वो एक ही है जो यहाँ पे जो एस्प्रिन है ना एनसेट्स में, वही है इकोस्प्रिन। तो ये हो गई हेडेक में डिस्प्रिन। इसके अलावा नेप्रोक्सेन है। नेप्रोक्सेन की जो है देखा जाएगा कि ब्रेन की जो परमेबिलिटी है उसकी सबसे अच्छी एनसेट्स में नेप्रोक्सेन की है, इसलिए हेडेक में अपन नेप्रोक्सेन भी देते हैं। अब आते हैं लिवर डिसीज। कोई सी भी लिवर डिसीज है उसमें अपन को बाकी एनसेट्स नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपन पैरासीटामोल दे सकते हैं और कोई भी एनसेट्स नहीं दे सकते हैं। किडनी डिसीज में भी पैरासिटामोल। लिवर डिसीज के अलावा किडनी डिसीज में जो है अगर शॉर्ट टर्म देना है तो शॉर्ट टर्म में आप सिलेक्टिव कॉक्स 2 इन्हिबिटर दे सकते हो। पैरासिटामोल तो खुद ही लीवर टॉक्सिक है। पैरासीटामोल हाई डोज में लिवर टॉक्सिसिटी करती है, वो उनसे भी ज्यादा कर देती है, लेकिन लो डोज में नहीं करती। पैरासीटामोल का जो लिवर टॉक्सिसिटी का डोज है वो ऑलमोस्ट होता है 10 ग्राम। 10 ग्राम मतलब कि आप एक बार में 20 पैरासीटामोल की गोली खा लेते हो तब, तो लिवर टॉक्सिसिटी का डोज तो थोड़ा सा हायर है। तो पैरासीटामोल वैसे लिवर सेफ है कि एक्यूट हेपेटाइटिस जैसे है ना, एक्यूट हेपेटाइटिस है उन पेशेंटों को, एक्यूट किडनी इंजरी वाले पेशेंट हैं, इन पेशेंटों को अपन पैरासीटामोल ही एडवाइस करते हैं। किसी को भी या तो किडनी इंजरी वालों को सिलेक्टिव कॉक्स 2 इन्हिबिटर दे सकते हैं शॉर्ट टर्म में अगर देना है तो। लेकिन प्रेगनेंसी में सिर्फ पैरासीटामोल दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। पैरासीटामोल है, रेयर केसेस में सिलेक्टिव कॉक्स 2 इन्हिबिटर दे सकते हो। ये सिलेक्टिव कॉक्स 2 जो है वही कैटेगरी 3 में आएंगे कि अगर बेनिफिट ज़्यादा है और साइड इफेक्ट कम है तो उसमें कैटेगरी 3 में आएंगे वो। पैरासीटामोल कैटेगरी 2 में आ जाएगी, बी में, प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो ये इंडिकेशन होगा। अब आते हैं कंट्रा इंडिकेशन, किन किन केसेस में अपन को एनसेट्स नहीं देनी है। वो इंडिकेशन से समझ में आएगा कि जहाँ पे अपन को एनसेट्स लग रहा है कि एनसेट्स का हार्म ज़्यादा है और जहाँ पे उनको हार्म ज़्यादा है और फायदा कम है, उन केसेस में अपन एनसेट्स ना देके या तो स्टेरॉइड कंटेनिंग दे देंगे या तो फिर ओपियोइड्स एनाल्जेसिक देंगे जिनकी कंट्राइंडिकेशन। तो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन क्या है? एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है पहला गैस्ट्रिक अल्सर। किसी भी पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर है, प्रोस्टाग्लैंडिन वो वैसे ही नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन कहीं ना कहीं से वो बंद करेगा, तो इसके लिए एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है कि गैस्ट्रिक अल्सर में नहीं देना है। दूसरा सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिसीज। सीकेडी पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं देना उसको। एब्डोमेन पेन में अपन क्या देंगे? ऐसा वो तो एंटीस्पाज़मोटिक है। काय में एब्डोमेन पेन। एब्डोमेन पेन में किस चीज के लिए? रोटावेरिन, अल्सर के कारण रोटावेरिन या फिर इसका कॉज देखोगे ना अल्सर का, अल्सर को हील करने वाली ड्रग्स होगे, पेंटॉप है, सुक्रालफेट है, एंटासिड है। प्रेगनेंसी रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन में आएगी सीएलडी, क्रोनिक लिवर डिसीज है, ये भी रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन में आएगी, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन नहीं होगा। एक्यूट जीआई सर्जरी होती है। जीआई मतलब कहीं परफोरेशन वगैरह है, परफोरेशन की या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, उनकी सर्जरी हुई है। उनकी सर्जरी में एंड टू एंड एनास्टोमोसिस हुई है कहीं पे भी। अगर कोई सर्जरी के बाद एनास्टोमोसिस हुई है उसमें डाइक्लोफेनेक एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेट होगी। ये सर्जरी के कारण, ये सर्जरी के जो वही है वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस रोक के और उसको परफोरेटन बना देगा। ओपियोइड एनाल्जेसिक, ट्रेमाडोल या फिर डायज़ेपाम। भैया को मतलब कंट्रैक्ट है? हैं? हाँ
हाँ उसको कंट्राइंडिकेट रहेगी, मतलब ये इनिशियल स्टेज में कंट्राइंडिकेट होती है, अब भाग चुका है वो तो हीलिंग इनिशियल स्टेज में कंट्राइंडिकेट होती है। तो ये इसके एनसाइड्स के एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन हो गए। एनसाइड्स ये किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर है, सीकेडी है, या फिर ऑपरेशन हुआ है, पोस्ट ऑप स्टेज है जीआई की, तो उसमें अगर आप एनसाइड देते हो ये नेग्लिजेंस कहलाता है। किसी पेशेंट को ये सब देने नहीं किसी भी कंडीशन में। एनसाइड देने के पहले उसको जीआई ब्लीडिंग की हिस्ट्री पूछना है कि जीआई ब्लीडिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, उसकी किडनी तो ठीक है, किडनी में कोई डैमेज तो नहीं है। इसलिए हम देखें ना एक्यूट फेब्राइल इलनेस वाले जो पेशेंट है, थोड़े से सिक लगते हैं, उसमें एक अपन सीरम क्रिएटिनिन लेवल कराने का ये भी सेंस रहता है कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल करा सकते हैं अपन। अगर सीरम क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है तो अपन एंटीबायोटिक देने में भी रहता है कि अपन अमीकेसिन वगैरह दे सकते हैं, और एनसाइड्स भी है कि उसमें अपन सिलेक्ट जो नॉन सिलेक्टिव एनसाइड्स हैं वो भी दे सकते हैं, सिर्फ पैरासीटामोल नहीं देते। इसलिए हम यूटीआई है, यूटीआई में सिर्फ पैरासीटामोल इसलिए एडवाइस करते हैं कि जो यूटीआई में चांसेस होते हैं कि पेशेंट आगे जाके किडनी डैमेज कर सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में अपन सोचते हैं कि आगे जाके इसका लिवर फंक्शन और डिरेंज होगा, इसलिए अपन उसमें एनसाइड्स नहीं देते। तो जो भी हम तुझे देता है ना अपने ओपीडी बेसिस पे, तो कोई ना कोई सेंस होता है, उसी लिए लिखवाते हैं अपन, इसलिए हर किसी चीज के लिए नहीं लिखवाते कि इसमें डाइक्लो दे दो, इसमें अपन को इटोरिकॉक्स दे दो, इसमें पैरासीटामोल दे दो। उनका अपन को सेंस पता होना चाहिए कि अपन क्यों दे रहे हैं। आरटीआई में सर अपन इसे इटोरिकॉक्स चलाते हैं। आरटीआई में चला लेते हैं, लेकिन अगर आरटीआई 5 दिन से ज्यादा का है तो हम हर पेशेंट का यूरिक क्रिएटिनिन करा लेते हैं, है ना। तुमने देखा होगा अगर 5 दिन के अंदर का है तो अपन सोचते हैं कि अभी तक उसको किडनी में कोई डिरेंजमेंट नहीं हुआ होगा, या अपन यूरिक क्रिएटिनिन नहीं कराते। लेकिन अगर 5 दिन से ज्यादा का है तो हम उसमें क्रिएटिनिन लेवल ऐड कर देते हैं टेस्ट में, क्योंकि अपन को हो सकता है कि आगे उसको क्रिएटिनिन लेवल डैमेज हो रहा हो, यूरिक क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो, तो फिर उसमें अपन को एनसाइड्स देंगे तो वो एक एआरएफ में मतलब वो X2 और बढ़ जाएगा, एक्सैगरेटेड हो जाएगा। लॉन्ग टर्म यूज सर मतलब लॉन्ग टर्म यूज एनसाइड्स कंट्राइंडेड होती है, लॉन्ग टर्म कभी यूज नहीं करते एनसाइड्स को। अगर लॉन्ग टर्म अगर किसी को देना है पेन रिलीफ के लिए तो अपन ओपाइड एनाल्जेसिक्स ही प्रेफर करते हैं। जैसे सर आर्थराइटिस में तो चलता ही है। आर्थराइटिस में भी लॉन्ग टर्म नहीं चलता, सिर्फ 5 से 7 दिन के लिए अपन देते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है ये बताओ। साइड इफेक्ट सबसे पहला है कि इसको वाटर रिटेंशन करता है, बॉडी से वाटर रिटेंशन कर लेता है, इसलिए किडनी डैमेज भी कराता है, और इसलिए पेशेंट को एडीमा की पेशेंट कंप्लेन करके लाते हैं। किसी पेशेंट को आपने दिया है एनसाइड्स तो वो 4 से 5 दिन खाने के बाद बताता है कि उसको सूजन आने लगी है, तो उसको सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट ऐसा बताता है तो अपने दिमाग में यही है कि ये वाटर रिटेंशन करता है, ये नहीं सोचेंगे कि सीधे उसकी किडनी डैमेज हो गई है, ठीक है। तो वाटर रिटेंशन करता है, उससे बोलना पड़ेगा कि आप छोड़ दोगे तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, या फिर उसको 2 या 3 दिन के लिए आप डायोटिक दे दो तो वाटर रिटेंशन खत्म हो जाएगा। और क्या साइड इफेक्ट इसका, और तो है नहीं इसमें कुछ ज्यादा पुराना। एनएसआईआई क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में है, उसका अगर पैथोफिजियोलॉजी देखो तो बहुत डिटेल है, उसको इतना दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं, कोई आगे काम भी नहीं आने वाली। बस थोड़ा सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर जो है वो अपने पुट्टा होना चाहिए, जो प्रेफरेंशियली, जैसे निमोसलाइड है वो प्रेफरेंशियली है, वो ज़्यादा सेफ है, और इटोरिकॉक्स से सेफ है। बाकी जितनी भी हैं वो नॉन सिलेक्टिव में है, तो नॉन सिलेक्टिव थोड़ी सी अनसेफ होती हैं। निमोसलाइड का कितना सर मार्केट में बैन कर रहा है, नहीं पता गया था सेफ नहीं है क्या वो? किस चीज़ के लिए बैन कर रहे हैं। अब बैन तो डोलो को भी कर रहे हैं पैरासीटामोल के लिए नहीं चल रहा था अभी बहुत, ऐसे ही चलता है, बोल लो कि अपनी लड़ाइयाँ हैं, ठीक है। और इसका एक ड्रग रिएक्शन है, एक्यूट ड्रग रिएक्शन होती है, कोई भी एनसाइड्स खाते हो ना, एनसाइड जैसे कि सल्फा ड्रग रिएक्शन है, इसका ड्रग रिएक्शन भी बहुत कॉमनली देखी गई है एनसाइड से। तो यूजुअल जो ड्रग रिएक्शन होती है वो फिक्स ड्रग रिएक्शन जैसी होती है ना, ओफ्लोमैक ओजेड, वैसी नहीं होती है। इसमें ड्रग रिएक्शन से रैशेज आते हैं, मतलब ये खाने के बाद पूरे बॉडी में रैशेज आ जाते हैं, और इचिंग हो भी सकती है, लेकिन रैशेज आना बहुत कॉमन है, रैशेज और इडीमा। तो देखा भी है। हाँ वही, इससे उस टाइप की रिएक्शन नहीं होती जैसे कि फिक्स ड्रग रिएक्शन उसमें होती है, क्या है ओफ्लोमैक्स ओजेड में। ओफ्लोमैक ओजेड से क्या होती है, यहाँ होंठ के आसपास छाले जाएंगे, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल एक ब्लैक पैचेस मिल जाएगा, जेनाइटल और ओरल अल्सर हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा लेवल पे खा लिया है तो बहुत ज़्यादा सीवियर ओरल अल्सर, सीवियर जेनाइटल अल्सर हो जाएंगे। ये हो गई ओफ्लोमैक ओजेड की ड्रग रिएक्शन। इससे रिएक्शन होती है, पूरे बॉडी में रैशेज आ जाएंगे, सूजन आ जाएगी, और फिर जो रैशेज हैं अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे हो जाएंगे तो फिर स्किन भी यहाँ से निकलने लगेगी, फिर उसको बोलते हैं आगे बहुत सीवियर रिएक्शन होती है तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो जाता है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है वो एक सीवियर ड्रग रिएक्शन होती है, उसमें पूरे बॉडी में रैशेज आते हैं, पूरे बॉडी में ओरल जेनाइटल अल्सर सब कुछ हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट फिर उसको हाई डोज स्टेरॉइड देना पड़ता है। अगर आपने तुरंत ही डायग्नोज कर लिया है, मेन है डायग्नोसिस बनना, अगर आपने तुरंत डायग्नोज कर लिया है कि इसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होने वाला है
तो आप इस पेशेंट को तुरंत एनसेट्स बंद करके उसको बहुत हाई डोज स्टेरॉइड देना पड़ता है। हाई डोज स्टेरॉइड मतलब कि उसको डेक्सा ऑलमोस्ट 100 मिलीग्राम लगता है, मतलब 12.5 एम्प्यूल लगते हैं, 12.5 एम्प्यूल डेक्सा के इन्फ्यूजन में चलता है। उससे थोड़ा सा उसको इम्प्रूवमेंट आता है। या फिर आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन दो उसको, इसको तुरंत मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 ग्राम TDS भी लग जाता है कई बार। तो इसको डायग्नोज करना बहुत है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, अगर आपने ठीक नहीं करी तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। कई बार ये अपन कॉमनली देखी गई है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम डाइक्लोफेनेक से। तो आप किसी को भी डाइक्लोफेनेक दे रहे हो तो आप उसको एक बार एडवाइस कर दो कि आपको खाने कभी पहले खाइए कि नहीं, अगर पहले दर्द की गोली खाने से रिएक्शन होती थी और बहुत सीवियर रिएक्शन हुई है, या फिर उसको एक बार एडवाइस कर सकते हैं कि अगर दवाई खाने के बाद तुरंत कोई रिएक्शन होती है कि पूरे बॉडी में रैशेज आ जाते हैं तो तुरंत संपर्क करना है। डाइक्लोफेनेक से कॉमनली देखी गई है, हर 10 में से 1 पेशेंट है जो कि ये बताता है कि उसको पीरियड में आ गया, और हर 100 में से 1 पेशेंट जो है वो बताता है कि रैशेज आ गए हैं। तो इतना अनकॉमन नहीं है। अपन क्लिनिकल प्रैक्टिस में हर मतलब 100 आते हैं पेशेंट, 100 में से कम 80 पेशेंटों को अपन डाइक्लोफेनेक एडवाइस कर 80 तो नहीं 70 से 60 से 70 पेशेंटों को अपन डाइक्लोफेनेक मतलब एनसेट्स एडवाइस कर रहे हैं। जब इतना कॉमनली अपन एडवाइस कर रहे हैं तो उनको उसका साइड इफेक्ट पूरी तरीके से पता होना चाहिए। थोड़ा सा कोई साइड इफेक्ट है, गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी बहुत कॉमन है, पेशेंट को गैस्ट्राइटिस होगी इससे, है ना, भले चाहे सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है तो भी थोड़ा बहुत तो वो कराती है गैस्ट्राइटिस। तो इसके साथ आपको पेंटाप्रोजोल देना ही देना है, साथ में एंटासिड भी दे देना है अगर ज़्यादा अपन एक आध एंटीबायोटिक भी साथ में दे रहे हैं तो पेंटाप्रोजोल एंटासिड सबको साथ में देना है। किसी भी कंडीशन में उसका लिवर और किडनी प्रोफाइल अपन को एक चेक करते रहना है। एक SGPT लेवल अपने पास होना चाहिए, एक यूरिया लेवल अपने पास होना चाहिए एनसाइड्स देने के पहले कि, और खासकर अपन 5 से 7 दिन के लिए अगर एनसाइड दे रहे हैं तो ठीक है। सर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट तो एडीमा ही आता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी है। गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी उसका तो गैस्ट्राइटिस यही होते हैं है, पर दे देते हैं, कई बार उसके बाद भी होती है गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी। एडीमा आया तो फिर वो एडीमा आया तो कहते हैं उसको बंद कर दो डाइट, या तो फिर डाइट अगर वो जरूरी है कि बंद नहीं कर सकते तो डाइट दे दो उसको।